नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखा यह जाता है कि हर प्रतियोगी परीक्षा में, जिसमें भी हिंदी पाठ्यक्रम में होती है, यह उस पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है और 3 से 4 प्रश्न इस विषय से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है समास। अब समास है क्या? तो देखिए, समास किसे कहते हैं और समास और संधि कैसे अलग है। देखिए, समास में दो शब्दों का मेल होता है और उससे एक नया शब्द बनता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। भाषा में हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि कम शब्दों में हम अधिक बात कह जाएं, तो इसके लिए समास संधि हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो समास क्या होता है? संधि में दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, तो अभी क्या होगा? इसमें जो आ है अंत में और इसका जो दीर्घ है, ये दोनों मिलकर दीर्घा हुआ, तो आदेश हुआ इसको पुस्तकालय। लेकिन ये संधि हुई। लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। इसमें पूर्व पद जैसे समास में क्या है? समास में हमने कहा राजपुत्र, तो इसमें पहला जो पद होता है इसको पूर्व पद कहते हैं और ये दूसरा पद है इसको उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अंतिम वर्ण, और इसमें क्या होता है? अंतिम वर्ण और पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पूर्व वर्ण जो है की संधि होती। और इसमें क्या होता है? इसमें पूरे पद आपस में जुड़ते हैं, दोनों पद आपस में जुड़ते हैं। इसको पूर्व पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्व पद। ये पहला पद होता है पूर्व पद और ये उत्तर पद होता है उत्तर पद। जैसे राजपुत्र है तो राजा का क्या बनेगा? राजपुत्र है, पूरा राजपुत्र बनेगा। तो राजपुत्र में जो राज है ये पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। और ये समस्त पद बनेगा तो बनेगा राजपुत्र। ये समस्त पद हुआ राजपुत्र, ये इसमें राज क्या है? पूर्व पद, और ये उत्तर पद हुआ पुत्र। और ये जब क्या होगा? जब विग्रह होगा तो बनेगा राजा का पुत्र। राजपुत्र क्या बनेगा? राजा का पुत्र। इसमें दोनों, ये जो पूर्व पद है और उत्तर पद, ये दोनों आपस में मेल होते हैं और एक राजपुत्र बनता है। और देखिए विभक्ति का इसमें लोप हो गया कार। तो हम ये देखते हैं कि समास में दो पदों का या दो शब्दों का योग होता है, उससे एक नया सार्थक शब्द बनता है। और संधि में क्या होता है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पूर्व वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं और तो उसे संधि कहते हैं। अब संधि और समास में अंतर समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अंतर समझ में आ गया। अब देखिए, समास के प्रकार कितने होते हैं? कुछ लोग 6 कहते हैं, कुछ लोग 4 कहते हैं, अलग अलग है। लेकिन जो डॉक्टर हरदेव बाहरी को जो हम पढ़ते हैं, वासुदेव नंदन जी को पढ़ते हैं, एक जो प्रामाणिक है वो क्या है? समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे 4 भेद, दूसरा, तीसरा और 4 ही भेद है। देखिए, हमने बताया पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब देखो 4 ही बनेंगे। कैसे बनेंगे? अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान, इसकी प्रधानता होती है, दूसरा गौड़ होता है।
पूर्व पद प्रधान होता है इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किस समास में उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद का पद। जैसे दो पद थे राजपुत्र में, तो राज क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या होगा, उत्तर पद। मतलब पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद माने दूसरा पद। तो इसमें पहला पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान, इसमें उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान है, इसमें द्वंद्व माने दोनों, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला और दूसरा दोनों प्रधान होते हैं। और चौथा होता है बहुब्री, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में उत्तर पद यानी बाद वाला दूसरा पद प्रधान होगा। अव्ययी भाव में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद में तत्पुरुष में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है, पहला और दूसरा दोनों। और बहुव्रीहि में न तो पहला प्रधान है और न तो दूसरा प्रधान है, दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि समास के चार ही भेद हुए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है किस समास में पहला पद प्रधान होता है, किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं और किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इन चार में से एक सवाल पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न की तरह पूछा जाता है। अब हम देखते हैं ये। अब देखिए जो तत्पुरुष समास होता है, आप सोच रहे होंगे कि दो समास जो मुख्य हैं कर्मधारय द्विगु, ये कहाँ गए, तो ये तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो इसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष और इसे कहते हैं द्विगु तत्पुरुष। तो अगर पूछे समास कितने भेद होते हैं, समास के चार ही भेद होते हैं। हाँ, तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं, ये कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और आता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? समास का विलोम होता है, विलोम क्या होता है? व्यास, है ना। और संधि का विलोम विग्रह। है ना, ये देख लीजिए पूछा जाता है। अब उसके बाद आता है पहला जो समास है आपका अव्ययी भाव समास। क्या होता है? पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए काफी कंफ्यूजन हो जाती है इस वाले समास को पहचानने में। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास मतलब अव्यय हो जाता है, इसमें जो समस्त पद होता है वो अव्यय हो जाता है पूरा। ठीक है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होगी? अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। ठीक है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जैसा कि मैंने बताया था अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। और पूर्व पद प्रधान होता है और ये पूरा जो समस्त पद क्या होता है? क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, मतलब अव्यय होता है। क्रिया विशेषण भी क्या है? अव्यय है। अब उसके बाद क्या है? अव्यय क्या होता है? इसमें लिंग वचन कारक काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो ठीक है, सबसे अगर पहचानना है इसे तो इसको प्रयोग करके देख लीजिए। इसमें लिंग वचन कारक इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाक्य प्रयोग करेंगे, लिंग बदलेंगे तो भी वो वही रहेगा।
जैसे अव्ययी भाव समास में पहला है आपका, एक चीज और इसमें ध्यान देना है, इसमें पहला पद अधिकतर क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये भी पहचानने का तरीका है कि पहला पद उपसर्ग होता है, लेकिन कैसा उपसर्ग होता है, विशेषता बताने वाला उपसर्ग नहीं होता है। अगर विशेषता बताने वाला उपसर्ग है पहले तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर विशेषता बताने वाला उपसर्ग नहीं है पहले तो क्या वो अव्ययी भाव समास होगा। कैसे और कौन कौन से इसमें जो है उपसर्ग हो जाएंगे, जैसे प्र, ठीक है, जैसे प्र है, प्रति, यथा, निर, प्रति, यथा, निर, निर, उसके बाद आ, अन, भर, आ, अन, भर, ठीक है, आ, अन, भर, वी, परा, अप, वी, परा, अप, वी, परा, अप, सम तथा, सम तथा, सम तथा, अनु, अनु और अव इत्यादि। अगर ये उपसर्ग पहले हैं शब्द में तो निश्चित रूप से वहां अव्ययी भाव समास होगा, ये नोट कर लीजिए। ये पहचानने का वो है कि अगर पूर्व पद के पूर्व में ये उपसर्ग हैं तो वहां पर उपसर्ग माने जो शब्द के पहले लगता है, तो ये क्या है, तो अव्ययी भाव समास है 100%। लेकिन केवल हमें उपसर्ग देख के अव्ययी भाव का निर्णय नहीं करना है। यदि विशेषता बताने वाला कोई होगा, इसके तरीके से कोई विशेषता बताने वाला, जब हम कर्मधारय पढ़ाएंगे तो विशेषता वाले आपको बताएंगे, तो विशेषता बताने वाला अगर कोई प्रत्यय होगा, सॉरी उपसर्ग होगा, तो वहां क्या होगा, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर विशेषता बताने वाला नहीं है तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजीवन, देखो शब्द है आजीवन शब्द है, इसमें आ क्या है, देखो आ है, आ उपसर्ग, जीवन। तो और एक चीज देखो, आजीवन जैसे है तो क्या हुआ, आ से पहचान दे, आ उपसर्ग है तो ये क्या अव्ययी भाव समास हो गया, है ना, आजीवन, है ना। इसका मतलब क्या होगा, जीवन भर, जीवन भर, है ना, आजीवन मतलब जीवन भर। अब देखिए आजीवन का मतलब जीवन हो गया, जीवन भर हो गया, उसी तरह निर्भय हो गया, देखो निर्भय, निर्भय, निर्भय में निर दिख नहीं रहा, नी र भय, है ना, नी और ये रा मिलके क्या हो गया, उपसर्ग कौन सा बनना है, निर, तो निर्भय, भय के आगे लगा है निर्भय, बिना भय के, इसको कोई भय ना हो। अब ये भी अगर देखा जाए तो ये भी अव्यय ही है। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पूरा अव्यय ही है, सबसे अच्छा तरीका ये भी अव्ययी भाव पहचानने का। अगर ये पहचान जो कि पूरा अव्यय है, अव्यय मतलब जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो अव्यय। अगर आप अव्यय पहचान के अव्यय तो अव्ययी भाव समास है 100%। जैसे देखो हमने चेक करना है कि अव्यय है कि नहीं, लड़का आजीवन खेलता रहा, है ना। और दूसरा देखो, लड़की आजीवन खेलती रही। अब देखिए दोनों में देखिए आजीवन चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, जबकि हमने लिंग बदल दिया, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन आजीवन चेंज नहीं हुआ।
इसका अव्यय क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि का अगर परिवर्तन कर दिया जाए सेंटेंस में, वाक्य में, तो भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है? इसलिए ये अव्यय है। और अगर अव्यय है तो निश्चित रूप से, जैसे प्रतिदिन है, प्रतिदिन क्या है? प्रति, देखो लगा है एक प्रतिदिन, प्रतिदिन कैसा है, कौन सा होगा? प्रतिदिन में भी अव्ययी भाव समास होगा। देखो प्रति लगा है, लेकिन और चेक करना है अगर आपको, तो कैसे चेक करोगे? प्रतिदिन, लड़का प्रतिदिन खेलता है, लड़की प्रतिदिन खेलती है, लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, लड़की प्रतिदिन पढ़ती है। तो प्रतिदिन में चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब अव्यय है। और यदि अव्यय है, और इससे ही नहीं केवल लिंग से, वचन बदल लो, लड़का प्रतिदिन पढ़ता है, लड़के प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रतिदिन में चेंज नहीं आया, जबकि हमने देखो अब लिंग के बाद हमने क्या किया? हमने वचन बदल दिया, फर्क नहीं पड़ा। तो प्रतिदिन में प्रतिदिन ही रहा। आजीवन, लड़के आजीवन पढ़ते हैं, लड़का आजीवन पढ़ता है, आजीवन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या है? इसका मतलब अव्यय है। तो प्रतिदिन, निर्भय, आजीवन, है ना। उसी तरह बेखटके, निडर, नी आ गया, बे आ गया, निडर, है ना। उसके बाद जो है पूर्वक, जिसमें अंत में आ जाता है, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ये भी इसमें आ जाएगा। पूर्वक भी आता है इसमें, तो पूर्वक आदमी जुड़ता है तो भी अव्ययी भाव में आएगा। उसके अलावा एक बात और है अव्ययी भाव पहचानने के लिए, एक और जो कंफ्यूज करता है अव्ययी भाव में, वो क्या है? देखिए, यदि संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय, देखो अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो भी वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन किन शब्दों की? संज्ञा, सर्वनाम, और अव्यय। अगर संज्ञा, कोई संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, या अव्यय है, अव्यय है ना, क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना, और ये चार होते हैं समुच्चय बोधक, ये अव्यय हो गए। इन शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो रही, अव्यय की पुनरावृत्ति हो, अव्यय अव्यय दो बार आ जाए लगातार सेम, पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द दो बार है। अव्यय शब्द अगर लगातार दो बार है, सर्वनाम शब्द अगर लगातार दो बार आ जाए, और संज्ञा शब्द लगातार दो बार है, तो वहां पर निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमने कहा घर घर, एक शब्द आया घर घर, घर घर शब्द है। अब ज्यादातर लोग इसमें द्वंद्व लगा देंगे, सोचेंगे इसमें डैश लगा हुआ है, घर घर लिखा हुआ है, सेम है, घर और घर करके द्वंद्व बना देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर से जैसे राधा कृष्ण है, बीच में होता है राधा और कृष्ण आता है, लेकिन राधा और कृष्ण अलग अलग शब्द है, एक शब्द नहीं है। इसमें देखो घर घर अगर सेम है, सेम शब्द अगर रिवीजन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि विशेषण की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि विशेषण की पुनरावृत्ति हो रही है तब, जैसे छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे और छोटे, छोटे छोटे में क्या हो जाएगा? क्योंकि छोटे और छोटे दोनों विशेषण है, अगर विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, सेम आ रही होगा, तो वहां कर्मधारय होगा। ठीक है, वहां कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि विशेषण के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अतिरिक्त किसी की भी, जो भी 8 शब्द भेद होते हैं उनमें किसी की भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा, विशेषण को छोड़कर। सब संज्ञा, सर्वनाम और कोई भी अव्यय है, अगर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार लगातार आ रहा है, पुनरावृत्ति मतलब सेम शब्द 2 बार है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। एक बात और आपको इसमें नोट करनी है कि जैसे नदी योग होगा तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पंचगंगा, गंगा, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, पंच गंगा।
अब देखिए पंच देख के लोग क्या करेंगे, द्विगु लगा देंगे, लेकिन संख्यावाचक समझ के नहीं। पंच अगर नदी योग है, गंगा क्या है, नदी है, तो अगर नदी योग में संख्या के बाद नदी का योग है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास ही होगा। इसी तरह और उदाहरण है, जैसे अव्ययी भाव की, जैसे बेशक है ना, बेशक में क्या है, देखो बे लगा है ना, तो बे उपसर्ग है, शक बिना शक के, तो ये बेशक आ गया। लड़का, देखो ये अव्यय है, चेक कर लो, लड़का बेशक पढ़ता है, बेशक लड़का पढ़ता है, बेशक लड़की पढ़ती है, बेशक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अव्ययी भाव, तो ये अव्ययी भाव उदाहरण है। इसके अलावा दिनों दिन, कानो कान कई बार आया है, कानो कान है ना, कानो कान, दिनों दिन इंपॉर्टेंट है, लिखवा रहे हैं, कानो कान, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों हाथ, कहते माल हाथों हाथ बिक गया, दिन भर, रातों रात, आमने सामने, निसंकोच, परोक्ष, सपरिवार है, ये सब सपरिवार मतलब परिवार के साथ। अब सपरिवार में सा देखो लगा अक्षर, तो सा भी उपसर्ग जो होगा जोड़ लीजिए बराबर, सभी अगर शुरू में आ रहा है तो क्या है, अव्ययी भाव समास है, सपरिवार। उसके अलावा और इसके उदाहरण हैं, परोक्ष, निसंकोच, निर्भय, हर रोज, तो ये आपका अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि अव्ययी भाव समास से अब आपको प्रश्न करने में कोई भी समस्या अब नहीं होगी। ठीक है, हमें बस ये ध्यान देना है कि ये जो उपसर्ग है, जो उपसर्ग देख के आप निर्णय करोगे अव्ययी भाव का, वो विशेषता बताने वाले नहीं होना चाहिए। विशेषता बताने वाले उपसर्ग कौन से होते हैं वो बताएंगे, आप ये देख लीजिएगा, ये उपसर्ग अगर मिल रहे हैं तो अव्ययी भाव समास है। और नहीं पक्का करना है, चेक करना है, तो आप क्या करो, ये उपसर्ग मिल गया तब तो अव्ययी भाव 100% है भी, और पक्का करना है तो उस शब्द को प्रयोग करके देख लो, एक बार लड़का के लिए, एक बार लड़की के लिए, लिंग बदले, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास ही होगा, आंख मूंद के। और एक इसमें पॉइंट क्या है, जैसे नदी योग है और संख्या है एक पहले, तो द्विगु नहीं होगा, फिर अव्ययी भाव है। और अगर कोई शब्द विशेषण के अलावा कोई शब्द ऐसा है जो 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, रिपीट हो रहा है सेम शब्द, तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक ही समास पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। हमारा प्रयास ये है कि जो भी आप पढ़िए वो एकदम क्लियर पढ़िए, उसमें कोई गुंजाइश शक की ना रहे, उसमें क्वेश्चन गलत ना हो, और आराम से पढ़िए, धीरे से पढ़िए और समझ के पढ़िए। अगर कोई अव्ययी भाव समास में कोई डाउट रह गया हो, कोई समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न जरूर पूछिए। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा और भी मनोबल ऊंचा हो और मेहनत से हम मेहनत कर सकें, आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।